गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इल्मा ने कंफर्म कर दिया कि हमें आपको ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रही है और दीपिका सिंघल ने बड़ी बड़ी गुड मॉर्निंग भेजी है। तो यानी गुड मॉर्निंग हमें गरिमा गुप्ता की मिल गई है, अभी और बच्चों को मिलती रहेगी और ये हमें कंफर्म हो गया कि अब हम क्लास परफेक्टली स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो आपका टेस्ट हुआ था कल, उसके आंसर की आज आपको मिल जाएगी। उस आंसर की से अपने क्वेश्चन मैच करने हैं और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो फिर आप मुझे उसे बताएंगे ताकि हम चेक होने से पहले ही जो आंसर की है सिमरन आपकी गुड मॉर्निंग, ताकि हम चेक होने से पहले ही कंफर्म कर ले कोई आंसर गलत चेक ना हो जाए। तो आंसर की डालने के बाद फिर आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मैच करने हैं और अगर आपको लगता है कि आंसर की में किसी वजह से आंसर गलत टाइप हो रहा है, गलत लिखा हुआ है, तो फिर आप उसे मुझे इन्फॉर्म करेंगे और मुझे करेक्ट करके डिस्कस करके फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो अर्शिया शर्मा गुड मॉर्निंग। लेकिन मुझे कुछ बच्चों से ये भी कहना है, हम ये भी कहना है कि जो रमा है, रमा जो है वो क्लास में हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हमें उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लास में जरूर बैठें। अगर क्लास में नहीं बैठेंगी तो फिर वो परफेक्शन नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा पार्ट है। और संजनाएं दोनों गड़बड़ करती हैं, संजना यादव साथ ही साथ प्रिया सिरोही और स्तुति सिंह, इन सब बच्चों को इस बात पर ध्यान देना है। आरिश खान नमस्कार, कि आपको क्लास में हर हाथ में बैठना है। यू हैव टू सिट इन द क्लास ईच एंड एवरी पोस्ट। ठीक है। और फिर कई बच्चों ने टेस्ट भी नहीं दिया है, उनकी हम फोन खिंचाई करेंगे। तो हम आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये क्या है? देखिए, ह्यूमन ओवरी में, ध्यान सुनते रहिए, कहीं भी कोई मिसकंसेप्शन दिमाग में आता है तो तुरंत क्लियर करेंगे। ह्यूमन ओवरी में एग का डेवलपमेंट होता है और वो स्टेप बाय स्टेप होता है और वो फाइनल फॉर्म जिसमें एक सेकेंडरी oocyte मौजूद होता है वो ग्राफियन फॉलिकल है। तो ग्राफियन फॉलिकल वो स्ट्रक्चर है which has one secondary oocyte। आपको याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था आपको oogenesis। तो उस oogenesis में ये आपको पकड़ में आ गया था कि पहले oogonia बनता है, फिर प्राइमरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है और सेकेंडरी oocyte बनने के बाद ही ओवुलेशन होता है। तो वो स्ट्रक्चर which has one secondary oocyte that is called ग्राफियन फॉलिकल। और इसको हम ग्राफियन फॉलिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले रैग्नीर ग्राफ हैं। इन्होंने डिस्कवर किया था इस स्ट्रक्चर को और उनके नाम पर हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल इज ए स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस्ड इन ओवरी, जो ओवरी बनती है। और इस ग्राफियन फॉलिकल में एक सेकेंडरी oocyte पैक रहता है। मैं बोल सकता हूं सेकेंडरी, व्हेन सेकेंडरी oocyte is surrounded by different layers that is called ग्राफियन फॉलिकल। अब वो लेयर कौन से हैं और कैसे कैसे बनेगा, हम उसकी बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब oogenesis स्टार्ट होती है, वो बर्थ से पहले स्टार्ट हो चुकी होती है। बर्थ से पहले oogenesis स्टार्ट हो चुकी होती है और बर्थ से पहले ही जब बेबी का बर्थ होता है, फीमेल बेबी का, तो उसमें oogonia बने हुए होते हैं और दोनों ओवरी में 4 लेग्स oogonia होते हैं। और धीरे धीरे इनमें से बहुत सारे oogonia मरते चले जाते हैं और जब प्यूबर्टी आती है तो उस टाइम आते आते मात्र 60,000 to 80,000 oogonia बचते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब हम उस oogonia से कैसे ग्राफियन फॉलिकल बनता है उसकी बात करेंगे। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा oogonia है या oogoनियम है। इट इज oogoनियम, दैट इज oogoनियम। एक है oogoनियम है और आपको मुझे बताना है कि जो oogoनियम है उसमें
जो oogonia है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा। ह्यूमन oogonia में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, तो मैंने बताया था आपको, जब तक मियोसिस डिवीजन ना हो जाए तब तक वो डिप्लॉइड रहेगा, 46 रहेगा। और सिमरन ने बताया है कि वो 2n होगा। और आर्षा शर्मा और आयुष सिंह सब बता रहे हैं कि उसमें 2n होगा, 46 होंगे। तो बिल्कुल सही जवाब, रश्मि ने की जवाब भी सही है कि इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। अब इसका क्या होगा, बर्थ के टाइम पे ये oogonia, यानी बहुत सारे oogonia बने होंगे, एक ही बात कर रहे हैं। अब इन oogonia क्या होगा, बर्थ के बाद जो ये oogonia है इसके चारों तरफ, जरा मैं कलर से बता क्लियर हो जाए, चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनेगी, एक मेम्ब्रेन बनेगी, एक कवरिंग मेम्ब्रेन बनेगी, और जिसको हम बोलते हैं क्या, दैट वी कॉल्ड जोना पेलुसिडा। तो पहले जो oogonia है इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बनती है, और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या, दैट वी कॉल्ड जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा है ये बनी ग्लाइकोप्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो जोना पेलुसिडा इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। और जो जोना पेलुसिडा है ये नॉन लिविंग होती है, लिविंग नहीं है। तो सबसे पहले बर्थ के बाद जो oogonia है उनके बाहर तरफ एक मेम्ब्रेन बनेगी, और उसका नाम है जोना पेलुसिडा, जो बनी थी ग्लाइकोप्रोटीन की। और ये डेड होती है, लेकिन नहीं है, इट इज डेड। अब साथ ही साथ जो जोना पेलुसिडा है इसके बाहर की तरफ, आउटसाइड दिस, इसके बाहर की तरफ क्या होगा, एक लेयर बनेगा जो सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल्स, ये बन गया ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा। ये लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स इज फॉर्म। ध्रुव जैन गुड मॉर्निंग, लेट नहीं होंगे ध्रुव, कल से आप 5 मिनट लेट हैं। तो पहले एक जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन बनी जो ग्लाइकोप्रोटीन बनी होती है, क्वेश्चन आया हुआ है। और फिर चारों तरफ बन गया एक लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स का, ठीक है। और अब जो oogonia है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। नाउ इट विल कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहलाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। अब क्लियर हो गया कि oogonia से बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल। और थोड़ा सा समझने का है, और मैं समझाता रहूंगा और आप यहाँ देते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत इसलिए भी नहीं आएगी, देखो कि भाई oogonia तो पता ही बन गया, इसकी चारों तरफ पहले क्या हुआ, जोना पेलुसिडा बना, और उसके बाहर तरफ क्या होता है, उसके बाहर तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स का एक लेयर बन जाता है। और अब इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब ये नाम हो गया प्राइमरी फॉलिकल, मैंने जो बन ये प्राइमरी फॉलिकल। अब आप मुझे बताओ oogonia से प्राइमरी फॉलिकल बनने में क्या क्या चेंजेस होंगी। एक मेम्ब्रेन बनेगी, नाम है जोना पेलुसिडा। और ध्रुव जैन किसकी बनी हुई है, ये ग्लाइकोप्रोटीन बनी हुई है। ये लिविंग है, डेड है, ये डेड है। और उसके बाहर तरफ होता है ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर क्वेश्चन ये बन गया कि भाई जो oogonia है जब ये कन्वर्ट होता है किस फॉर्म में, जब ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल में, तो इसमें इसको हम बोलते हैं अब प्राइमरी oocyte। तो थोड़ा सा ये अपने अंदर फूड स्टोर कर लेता है। तो अब ये हो गया प्राइमरी oocyte, ये तो हो गया प्राइमरी oocyte। नंबर क्रोमोसोम अंतर नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। तो जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें oogonia प्राइमरी oocyte की फॉर्म में होगा। उसके बाहर तरफ जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन बनेगी, और उसके बाहर तरफ एक लेयर होगा ग्रेनुलोसा सेल्स का। और क्वेश्चन ये था इसमें कि जो प्राइमरी oocyte है उसकी मेम्ब्रेन और जो
जो ग्रेनुलर सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन को कौन सेपरेट करता है, उनको अलग कौन करता है? तो आप मुझे बताएं, अलग करने का काम जोना पेरिफेरा के बीच में का, जोना पेरिफेरा का है, यानी ये तो प्राइमरी oocyte हो गया, और ये ब्लैक वाला जो मैंने बनाया ग्रैनुलोसा हो गया, और ग्रीन वाला बीच में दीवार हो गया जो जोना पेरिफेरा। एक क्वेश्चन और हो गया, जोना पेरिफेरा सेपरेट करने का काम करती है। तो अब आपको प्राइमरी फॉलिकल क्लियर हो गया। अब हम क्या बात करेंगे, देखिए जब प्यूबर्टी आती है, यानी जनरली बर्थ के बाद जो oogoनियम है वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते रहते हैं। oogoनियम बर्थ के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अब क्या होगा, अब आगे प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी तक तो प्राइमरी फॉलिकल बनते रहेंगे, और प्यूबर्टी के बाद जो प्राइमरी फॉलिकल बने हैं इनका आगे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब मैं यहां से और क्लियर कर दूं, अब ये होगी प्यूबर्टी, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन रहे। अब प्यूबर्टी के बाद की बात कर रहे हैं, प्यूबर्टी में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई। अब जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte के फॉलिकल चारों तरफ, जो प्राइमरी फॉलिकल है ये पूरा स्ट्रक्चर, इसके चारों तरफ जो ग्रैनुलर सेल्स हैं इनका एक ही लेयर है, तो यहाँ पर इन लेयर्स का नंबर बढ़ जाएगा। जब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा तो नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स लेयर का बढ़ जाएगा, जो ग्रैनुलोसा सेल्स लेयर हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हम बाकी सब वैसे रहेगा, अब प्राइमरी oocyte रहेगा, बना रहा हूं प्राइमरी oocyte, ये कंडीशन तो पहले बना वही है, ये अभी डिप्लॉयड है, अभी से म्योसिस डिवीजन नहीं हुआ है, तो ये 2n है। और इसके बाहर तरफ में क्या बना रहा हूं, ये दिस वन इज जोना पेरिफेरा है। और अब पहले इसके बाहर एक ही लेयर था, जो ग्रैनुलोसा सेल्स है इनका एक लेयर था, यहाँ पर लेयर नंबर बढ़ जाएगा और तब वो सेगमेंट में कन्वर्ट होगा। ये एक लेयर तो पहले भी था, हम एक दो लेयर और बना दें, तो नंबर लेयर का बढ़ रहा है, और किसके नंबर बढ़ रहा है? ग्रैनुलोसा सेल लेयर का नंबर बढ़ रहा है। मैं दो बना रहा हूं, एक और बना सकते हो आप। और साथ ही साथ जो बाहर का लेयर है वो एक कवरिंग मेम्ब्रेन का काम करेगा, जिसको बोलेंगे थीका। इन बाहर तरफ ए लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म फ्रॉम द ग्रैनुलोसा सेल। थीका जो सेल ग्रैनुलोसा इनसे बना है, ये एक बन गया थीका लेयर, थीका। दिस वन इज थीका। और कौन सेल से बना हुआ है? ग्रैनुलोसा सेल के लेयर है, बस इसका काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, और इसको मैं बोलूंगा थीका। ये है थीका, और उसको नाम क्या दें? इसको नाम देंगे अब सेकेंडरी फॉलिकल, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। अब आप ये देखो, इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा, अदरवाइज थ्योरी पढ़ने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हमें हो सकता है। तो पहले oogoनियम था, वो कन्वर्ट हुआ प्राइमरी oocyte में, और उसके चारों तरफ जोना पेरिफेरा मेम्ब्रेन बन गई, और उसके बाहर की तरफ क्या हुआ? उसके बाहर की तरफ जो लेयर है, एक लेयर बना ग्रैनुलोसा सेल्स का, और जब सेकेंडरी फॉलिकल बना तो जो केवल लेयर बढ़े हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स लेयर का नंबर बढ़ गया है और बाहर के लेयर से थीका बन गई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। एक ही बात आप दूसरा देखो तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब हम बात करें टर्शरी फॉलिकल की। टर्शरी फॉलिकल, देखिए टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा, जो टर्शरी फॉलिकल है उसकी खास बात ये है कि जो थीका है ये दो लेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाए, दो लेयर बन जाएंगे। बाहर वाला थीका एक्सटर्ना होगा और अंदर वाला थीका इंटरना होगा। तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना दो लेयर बन जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं इनके लेयर बढ़ेंगे और इनके बीच में एक कैविटी बन जाएगी, इसका नाम है एंट्रम कैविटी।
तो टर्शरी फॉलिकल का जो यूनिक कैरेक्टर है वो डेवलपमेंट ऑफ द एंट्रम कैविटी है। अब ये कहना ध्रुव जैन, जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं कहाँ से आती हैं? जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं उन्हीं के डिवीजन से बनती हैं, जो माइक्रो डिवीजन करके बनती हैं और ये म्योसिस डिवीजन नहीं कर सकती। तो दीज आर द जर्म लेयर की जो प्राइमरी जर्म सेल्स के डिवीजन से जो डिवीजन माइटोटिक हुआ है उससे बनी हुई सेल है, एंड दे डू नॉट परफॉर्म, क्या परफॉर्म नहीं करेंगी? म्योसिस डिवीजन परफॉर्म नहीं करेंगी। नाम रखें ग्रेनुलोसा सेल्स। इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। अब हम जाएंगे टर्शरी फॉलिकल पर। इसमें क्या होगा? तो हमने प्राइमरी जान लिया, सेकेंडरी जान लिया, अब हम बात करेंगे टर्शरी फॉलिकल। यहां बना रहा हूं। अब इसमें क्या होगा? देखिए, अब ध्यान सुनना, जब सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल बनेगा तो अब जाके जो प्राइमरी oocyte है इसमें म्योसिस डिवीजन होगा, म्योसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, और तब जाके नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होंगे। क्योंकि जब आप oogenesis को देखोगे चीज में, जो इसमें समझ आ जाएगा कि जब सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है तो इस प्राइमरी oocyte में म्योसिस फर्स्ट डिवीजन होता है और उससे दो सेल बनती है, बड़ी एक छोटी। जो बड़ी बनेगी वो सेकेंड oocyte होगा और जो सेकेंड छोटी बनेगी वो फर्स्ट पोलर बॉडी होगी। ठीक है, अब ये भी आप जान लें कि अगर आप देख लो जो प्राइमरी oocyte है और जो जोना पेनिसुला है, ग्रीन वाला लेयर, इनके बीच में स्पेस है, जगह, ये जगह दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरीविटेलाइन, पेरीविटेलाइन स्पेस। तो पेरीविटेलाइन स्पेस किसके बीच में होता है? जोना पेनिसुला और साथ ही साथ जो सेकेंडरी oocyte है या प्राइमरी oocyte है उसकी मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरीविटेलाइन स्पेस कहलाता है। तो शायद यहां तक कोई दिक्कत ना हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, रिकैप कर दूंगा, ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो आप हाँ या ना मुझे बताएं कि हाँ है आपकी या ना है। तो मैं तो हाई मान रहा हूँ क्योंकि आपको ना नहीं कह रहा है, तो मैं तो हाँ मान देता हूँ। अब टर्शरी फॉलिकल कैसे बनेगा? तो चलिए खैर, तो बच्चों का बड़ी अच्छा लग रहा है, तो आपका तो क्लियर है, तो मुझे लगता है कि मैं सही तरह से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। और आपका हाँ कहना ही हमें एक स्टिमुलेशन देता है, और ना कहना भी स्टिमुलेशन देता है, ताकि हम और अच्छा बात करें। अब ध्रुव जैन पूछ रहे हैं जोना पेनिसुला कौन बनाता है? देखिए, जोना पेनिसुला ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है, ये लिविंग सेल नहीं है। जोना पेनिसुला नॉट मेड ऑफ लिविंग सेल। मैं बार बार कह रहा हूँ, जोना पेनिसुला लिविंग सेल का बना हुआ नहीं है, बल्कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इनका सिक्रीशन होता है, और उस सिक्रीशन से जो ग्लाइकोप्रोटीन बनती है वही ग्लाइकोप्रोटीन इसके चारों से इकट्ठा होकर लेयर बना देती है, और वही लेयर क्या बनाता है? जोना पेनिसुला। तो आप देखो, आप उसे कब बनते हैं तो आपको पहले ही पता चल गया जोना पेनिसुला बना। जो ग्रेनुलोसाइट्स मौजूद थी ओवरी में, उन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन बनाई। ग्लाइकोप्रोटीन बनने के बाद उसे जोना पेनिसुला बना, और उसके बाद जो सेल्स है वो अरेंज हो गई। तो यानी जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल बनने की शुरुआत होती है वैसे ही जोना पेनिसुला बन जाता है। अब क्लियर है? अब आप यहाँ पे आओ, आप थर्ड टर्शरी फॉलिकल पर। अब हम क्या करते हैं? डिवीजन रेड वाले पार्ट में जो प्राइमरी oocyte है यहाँ पर डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा तो आप देखना दो सेल बनेंगे। ये दो सेल बनेंगी, एक बड़ी है और एक छोटी बहन है। और बड़ी सेल क्या है? बड़ी सेल सेकेंडरी oocyte है। बड़ी सेल सेकेंडरी oocyte है, और जो छोटी सेल है वो फर्स्ट पोलर बॉडी है, दैट इज फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, और अब चारों तरफ हम क्या बनाएंगे? वही जोना पेनिसुला बनाएंगे। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन मिलने वाला बहुत अच्छा, ये बन गया जोना पेनिसुला। दिस इज जोना पेनिसुला। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पोलर बॉडी है
वो कहाँ प्रेजेंट होती है, पोलर बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आपका जवाब होगा पोलर बॉडी जो पैरेंटल स्पेस है उसमें प्रेजेंट होती है, उसमें प्रेजेंट होती है। और अब ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, सॉरी सेकेंडरी oocyte, जो प्राइमरी oocyte था अब वो हो गया सेकेंडरी oocyte, और ये बन गई फर्स्ट पोलर बॉडी, दैट हैज बिकम फर्स्ट पोलर बॉडी। ये बड़ा काम हुआ। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कब हुआ? आर्शिया शर्मा पूछ रही हैं कि टर्सरी फॉलिकल की प्लोइडी क्या होगी, तो मेरा जवाब बाद में आएगा, पहले आप लोगों को जवाब आना चाहिए कि अब जो टर्सरी फॉलिकल की नहीं प्लोइडी, टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है उसकी प्लोइडी का मतलब है भाई मियोसिस केवल प्राइमरी oocyte में हुआ है, इसे दो तरह बन गई, बड़ी और छोटी। और सिमरन ने फनाटेदार जवाब दे दिया कि जी काहे को टाइम वेस्ट, तो मैं बता रहा हूँ एन होगी, क्योंकि 2n था और ये अब n हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर तो मियोसिस फर्स्ट हुआ है, इस प्रोसेस में तो मियोसिस फर्स्ट हुआ है, जब प्राइमरी oocyte बना सेकेंडरी oocyte में तभी आधा हो गया। तो अर्शिया जी अब आपकी भी ओके मिल गई है, यानी आपको समझ में आ गया कि किसकी प्रोडीन चेंज हुआ, केवल बाकी ग्रेनुलर सेल्स में कोई चेंज नहीं है, वो डिप्लोइडी रहेगी। अब और क्या क्या चेंज होंगे, अब मैं आपको बता दूं कि जो थीका लेयर है, जब टर्सरी फॉलिकल बनेगा तो ये दो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, बाहर का लेयर थीका एक्सटर्ना होगा और अंदर लेयर थीका इंटरना होगा। तो मैं दो लेयर बना देता हूं आपको ताकि और क्लियर हो जाए। ये बाहर लेयर बना रहा हूं जिसका नाम होगा थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, दिस वन इज थीका एक्सटर्ना, और अंदर क्या हो थीका इंटरना, और इन दोनों बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो आप कैसे याद रखना, थीका एक्सटर्ना जरूर याद रखना पड़ेगा आपको। दिस वन इज थीका, थीका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना, और इसका अंदर हम बनाएंगे थीका इंटरना, ये है थीका इंटरना। तो मैं डिफरेंशिएट कर दूं ताकि आपको डिफरेंस ना पड़े, क्लियर हो जाए। तो थीका लेयर डिवाइड टू लेयर्स, और थीका लेयर मेड फ्रॉम ग्रैनुलोसा सेल्स, ये मैंने बनाया थीका इंटरना। डिफरेंशिएट करने के मैंने इसको डिमार्केशन कर दिया है, लाइन बना दी है ताकि आपको पता चल जाए थीका इंटरना है। अब ये थीका एक्सटर्ना है और ये हो गया थीका इंटरना। हम ये जानते हैं कि ओवरी मेनली दो हार्मोन बनाती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और साथ ही साथ एक माइन्यूट अमाउंट में रिलैक्सिन बनाती है, रिलैक्सिन भी बनाती है। तो अब याद रखिए थीका जो इंटरना है, और अच्छा तरह लिखें, बहुत अच्छा लगा मुझे लिखने में, थीका इंटरना, ये एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है, और एंडोक्राइन फंक्शन मतलब होता है कि ये हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, और थीका इंटरना से ही बनता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो हर बात में आपको क्वेश्चन का पता चल रहा है, इन एवरी पार्ट यू आर नोइंग न्यू क्वेश्चन। तो जैसे जैसे ग्राफिक फॉर्मूला बनता जा रहा है वैसे वैसे ही कई चेंजेस होती जा रही हैं, और उन्हीं चेंजेस से क्या हो रहा है, उन्हीं चेंजेस से एक के बाद एक चेंज होने से ही ग्राफिन फॉर्मूला बन रहा है। तो अब यहाँ पर हमें क्या हुआ, यहाँ तो थीका पार्ट था, यहाँ पर थीका इंटरनल एक्सटर्नल हो गई, यहाँ पे प्राइमरी oocyte था, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte हो गया, यहाँ पर पोलर बॉडी नहीं थी, यहाँ पर पोलर बॉडी हो गई, यहाँ पर प्लोइडी 2n थी, यहाँ पर प्लोइडी n हो गई। और फर्स्ट पोलर बॉडी जो सेकेंडरी oocyte और जोना पेरिफेरल के बीच में जो स्पेस है, इसका नाम है पेरिबोटल स्पेस, उसमें प्रेजेंट रहती है। ठीक है, यानी सेकेंडरी oocyte के साथ ही प्रेजेंट रहती है। अब क्या होगा, अब जो सेल्स हैं ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये चारों भरी हुई हैं,
ये भरी हुई है और ये क्रॉस होती है एक साइड में और इनके शिफ्ट होने से बनेगी एक कैविटी। एक कैविटी बन जाएगी, ये बन गया स्पेस, ये कैविटी बन गई जो टर्सरी फॉलिकल का यूनिक फीचर है जिसको बोलते हैं एंट्रम कैविटी, एंट्रम। तो दिस वन इज एंट्रम कैविटी, एंट्रम। और इस कैविटी में फ्लूइड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जो लिक्वर फॉलिकुलाई, लिक्वर फॉलिकुलाई बोलते हैं। और इस फ्लूइड को बनाने का काम भी जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उन्हीं का है। तो ये एंट्रम कैविटी दिया मैंने और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है और ये फ्लूइड बनाने का काम भी किसका है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स। तो यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया। अब इसको लिखा हूं मैं टर्शरी फॉलिकल, दैट इज कॉल्ड टर्शरी फॉलिकल। तो पहले प्राइमरी बना, फिर सेकेंडरी बना और फिर बना टर्शरी। और एक के बाद क्या क्या चेंजेस होते गए, उन चेंजेस को आपको ध्यान रखना है। अगर स्टेप बाय स्टेप देखते जाओगे आप तो मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन अगर बीच से देखना शुरू करोगे तो फिर राम कथा समझ में नहीं आएगी। यहाँ इससे से बनने में क्या हुआ, इससे से बनने में क्या चेंज आए, यहाँ से यहाँ बनने में क्या चेंज है, इसकी बात कर दी। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये हुआ कि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन किस स्टेज पर होता है? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन तब होता है जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है और यहीं पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। वो ये भी पूछ सकता है कि पोलर बॉडी कहां पर एक्टिव होती है? पोलर बॉडी टर्शियरी फॉलिकल में एक्टिव होती है। और थीका इंटरना क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? थीका इंटरना से एस्ट्रोजन हार्मोन बनना शुरू होता है। तो क्योंकि जब थीका इंटरना नहीं होगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनेगा, तो यहां से एस्ट्रोजन हार्मोन बनना शुरू होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल फ्लक्चुएट करेगा क्योंकि जब ग्रेजुअल फॉल खत्म हो जाएगा तो इसका नया नहीं बनेगा और जो पुराना है पहले बचा हुआ है वो घटता चला जाएगा, तो लेवल फ्लक्चुएट करेगा। तो जो हार्मोन डिफरेंट पर्टिकुलर फेज में बनते हैं उनका अमाउंट फ्लक्चुएट करता रहता है, वो हर टाइम ब्लड में उनकी सेम कंसंट्रेशन नहीं हो। तो एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड में डिफरेंट फेज में फ्लक्चुएट करेगा थ्रू आउट, इसका एक जैसा लेवल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हो गया टर्शियरी फॉलिकल। और अब फाइनली हम बात करेंगे ग्रेफिन फॉलिकल की। अब फाइनली बन जाए ग्रेफिन फॉलिकल। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेफिन फॉलिकल, कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो चुका है और मियोसिस सेकंड अभी नहीं होगा जब तक सेकेंडरी साइट कहाँ ना पहुंच जाए, थेरेपी ट्यूब में ना पहुंच जाए और इस पर उसके कांटेक्ट में ना आ जाए। तो मैं शुरुआत में तो यही बनाना है, अंतर थोड़ा सा आएगा, आप मुझे बताओ कि क्या आया है। और ये मैंने बनाया सेकेंडरी साइट और ये फर्स्ट पोलर बॉडी बना दी और साथ में वही बनेगा जोना पेरिफेरा बनेगा, ये बना इसी जगह पेरिफेरा के अंदर जो स्पेस है पेरिफेरल स्पेस, पेरिफेरल लाइन, उसी स्पेस में मौजूद है पोलर बॉडी। और अब वे ग्रेनुलोसा सेल्स जो जोना पेरिफेरा के बाहर हैं दे बिकम इलोंगेटेड, वो इलोंगेट लंबी हो जाती हैं और उनका अरेंजमेंट रेडियली हो जाता है, रेडियली। तो सेल तो ग्रेनुलोसा ही है पर उनकी शेप और अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। तो कुछ सेल होगी लंबी होगी, इलोंगेटेड होगी और ये सेल्स ही हैं और इनका रेडियली हो गया, रेडियली। तो एक अंतर यह है कि सेल बिकम इलोंगेटेड और उनका रेडियल हो जाता है। और अब इस लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और ये कोरोना नहीं, वायरस का बात नहीं है, ये कोरोना इसका पार्ट है, ये तो ग्रेफिन फुल का पार्ट है। तो इसको हम बोलते हैं इस लेयर को, वो लेयर जो इलोंगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेकेंडरी पोर्शन चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। यहाँ नहीं आएगा, अभी लिखूंगा, इसको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। ठीक है, बाकी वजन अंदर नहीं आने वाला, जो बाहर
ठीक एक्सटर्नल है वो ठीक एक्सटर्नल रहेगा, ठीक इंटरनल रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों लेयर अपनी जगह रहेंगे। ये मैं बना रहा हूँ थीटा एक्सटर्नल, फिर बनाऊंगा थीटा इंटरनल, और ऐसे बनते बनते ही ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा। और ये तो क्लियर हो गया कि ग्रेफिन फॉलिकल में जो एग है उसकी कौन सी स्टेज होती है, तो सेकेंडरी टू साइड स्टेज होती है। सेकेंडरी टू साइड स्टेज टर्शियरी फॉलिकल में और ग्रेफिन फॉलिकल में सेम स्टेज होती है। बहुत सा अंतर है, कुछ बुक तो टर्शियरी फॉलिकल को ही ग्रेफिन फॉलिकल मान लेती है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो टर्शियरी फॉलिकल है उसमें जो कौन रेडिएटा है वो नहीं दिखाई पड़ेगा, वहां पर जो सेल्स ग्रेनोसोम दिखाई पड़ेगी। ये मैंने बनाया थीटा इंटरनल, जो पहले मौजूद था अभी मौजूद है। और अब आप बनाएंगे ग्रेनोसा सेल्स। देखिए ये सेल्स हैं, ग्रेनोसा सेल्स हैं, और जो एंट्रम कैविटी साइज बढ़ जाएगा, एंट्रम कैविटी साइज बढ़ जाएगा, these are the granulosa cells। और ये एंट्रम कैविटी, दिस इज एंट्रम, ठीक है। और ये आपको पता कौन रेडिटा है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हैं जो कौन रेडिटा को कनेक्ट करती हैं ग्रेनुलोसा सेल से, तो एक ग्रुप बन जाता है सेल का। यहाँ पर एक जगह पर जो कौन रेडिटा है वो कनेक्ट रहता है ग्रेनुलोसा सेल से, और इस कनेक्शन को बोलते हैं कोमुलस ऑफोरस। कोमुलस, दिस वन इज कोमुलस, कोमुलस ऑफोरस, जो टर्शियरी फॉलिकल में नहीं होता। तो कोमुलस ऑफोरस ग्रेफिन फॉलिकल में होता है, और अब ये बन गया मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल। मैं लिख रहा हूं यहां पर ग्रेफिन फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल। इतने स्टेप में वन बाय वन करके पूरा ग्रेफिन फॉलिकल बनता है, और हर महीने एक ग्रेफिन फॉलिकल बनता है, हर महीने एक ग्रेफिन फॉलिकल बनता है। और आपको जानकर थोड़ा सरप्राइज होगा, एक ग्रेफिन फॉलिकल बनने में 2 महीने लगते हैं, 2 मंथ लगते हैं। इतना है, 2 महीने लगेंगे एक ग्रेफिन फॉलिकल बनने में। अब आप तो सरप्राइज हो गए, तो 6 बनने चाहिए, लेकिन याद रखिए 6 ग्रेफिन फॉलिकल एक ओवरी बनाती है और 6 ग्रेफिन फॉलिकल दूसरी ओवरी बनाती है, दोनों में अलग अलग डेवलपमेंट चलता रहता है। ध्यान सुनना, जब लेफ्ट ओवरी में ग्रेफिन फॉलिकल में 1 महीने का हो चुका, मतलब ये 1 महीना पूरा हो चुका, तो राइट ने इसको डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। तो जब राइट और लेफ्ट ओवरी में पूरा ग्रेफिन मैच्योर हो जाएगा, तो लेफ्ट में वो 1 महीने का हो चुका होगा। तो एक ओवरी में 2 महीने पूरे होते हैं और एक में 1 महीना पूरा होता है। और ऐसे ही एक ओवरी पूरे ईयर में 6 एग या 6 ग्रेफिन फॉलिकल या 6 सेकेंडरी oocyte बनाती है। तो दोनों ओवरी में अलग अलग डेवलपमेंट चलता रहता है। अब अगर मैं ये कहूं कि ये ग्रेफिन फॉलिकल लेफ्ट ओवरी में है, तो राइट ओवरी में 1 महीना इसे बनते बनते पूरा हो चुका होगा, और अगले महीने ये पूरा हो जाएगा, फिर अगले दूसरा पूरा हो जाएगा, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। ये मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल है, इसमें टर्शियरी में डिफरेंस कोमुलस ऑफोरस का आया और कोई डिफरेंस नहीं आया है। और बाकी जो एंट्रम कैविटी साइज बढ़ा है, यहाँ पर एंट्रम कैविटी बन जाती है और यहाँ पर उसका साइज बढ़ जाता है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। अब हम बात करेंगे कि होगा क्या। आपको याद है एक वर्ड में बताया था ओव्यूलेशन, आई हैव टोल्ड यू ओव्यूलेशन। और जो ओव्यूलेशन है मैंने कहा था, जब ओव्यूलेशन होगा तो मैं थोड़ा सा अभी डायग्राम को मिटाऊंगा ताकि समझ में आ जाए। ये ओवरी के अंदर है, जो ग्रेफिन फॉलिकल कहां पर है, इट इज इनसाइड द ओवरी है। अब क्या होगा, ओवरी सॉलिड है, बड़ा पॉइंट, ओवरी सॉलिड है, ओवरी सॉलिड है, और
इस ग्रेफिन फॉलिकल से केवल ये वाला पार्ट, सेकेंडरी साइड वाला पार्ट विद जोना पेनिसुला बाहर आता है। ये बाकी थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना और ये ओवुलस, ये सब अंदर ओवरी में रह जाता है। अब हम बात करेंगे ओवुलेशन, इसमें क्या होगा। ये हो रहा है ओवुलेशन। इसमें क्या होगा, जो ग्रेफिन फॉलिकल है इसकी वॉल टूट जाएगी, ये वॉल टूट जाएगी और ये पूरा पार्ट, ये यानी सेलुलोसाइड, फर्स्ट पोलर बॉडी, जोना पेनिसुला और जो कोनिडिया पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये बाहर आ जाएगा। तो यानी जब ओवुलेशन होता है तो उसमें ग्रेफिन फॉलिकल का केवल सेंट्रल पार्ट बाहर आता है, जिसमें कोनिडिया होता है, जिसमें जोना पेनिसुला होती है, जिसमें फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, और ये आ गया बाहर। तो ये ऐसे होगा, ये हो रहा है ओवुलेशन। और बाहर क्या हुआ ओवुलेशन में, ये आया। डायग्राम जरूर ध्यान दें, डायग्राम समझ में नहीं आने वाला था ये। और ये जोना पेनिसुला है ही, और इसके बाहर कर दिए है कोरोना रिडिटा, ग्रुप ऑफ लेयर ऑफ इलोंगेटेड सेल। ये सेल इलोंगेटेड बहुत लंबी लंबी होती हैं, और रेडियल होता है, रेडियल। तो ये बन गया हमारा, ये बाहर आता है ओवरी से, और इसके बाहर हम बोलते हैं ओवुलेशन। बाकी पूरा पूरा क्या रहता है, जो टूटा हुआ ग्रेफिन फॉलिकल है वो ओवरी में ही रह जाता है। ये सारा रह जाएगा ओवरी में, तो बाहर आ गया। और इसमें डिपोजिट हो जाएगी फैट, इसमें फैट डिपोजिट हो जाएगी और ये थोड़ा येलो हो जाएगा। और इस टूटे हुए ग्रेफिन फॉलिकल को हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। जब ओवुलेशन होगा तो सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, और जो बचा हुआ ग्रेफिन फॉलिकल अंदर रह गया उसका क्या होगा, उससे कॉर्पस लूटियम बन जाएगा। तो कॉर्पस लूटियम तभी बनेगा जब ओवुलेशन होगा, और अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि किस तरह से ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर होता है, और ओवुलेशन होने पर कौन सा कंटेंट ओवरी से बाहर आता है वो भी क्लियर हो गया। पोलर बॉडी बाहर आ जाएगी, सेलुलोसाइड बाहर आ जाएगा, और साथ में जो कोरोनिडिटा है वो बाहर आ जाएगा। अब ये इसको जब ओवरी से बाहर आया, इसको किसने होल्ड किया, किसने इसको पकड़ा, किसने स्टक किया, किसने इसको बॉडी के अंदर रोका, तो नाम याद आ रहा है। दीपिका सिंगल पूछ रही हैं कॉर्पस लूटियम का क्या यूज है। अभी हम बात करने वाले, पहले जवाब दो, दीपिका जी हमारा जवाब दें आप। और अर्षा शर्मा जवाब देने में एक्सपर्ट हैं, सिमरन ने भी फटाफट बोल दिया है फिम्बरी, और आयुष जी ने लिखा इनफंडिबुलम। तो कुछ बच्चों का जवाब फिम्बरी है, कुछ का इनफंडिबुलम है, और हम ध्रुव जैन से कहेंगे कि आपका जवाब इनमें से क्या होना चाहिए, इनफंडिबुलम वालों को हाँकें या जो फिम्बरी कह रहे हैं उनको मैं हाँकूं। एक्चुअली फिम्बरी कलेक्ट करती है या इनफंडिबुलम कलेक्ट करता है, तो ध्रुव जैन का जवाब हमें चाहिए। जब तक ये जवाब नहीं देंगे हम नहीं पढ़ाएंगे। और दिव्यांशी मिश्रा, आपकी शिकायत हमारी बनी रहेगी क्योंकि आप लापरवाही की सीमा पार कर रही हैं, लेट आई हैं, और गुड मॉर्निंग आपकी हमारी नहीं हुई है। तो ध्रुव जैन ने कहा है कि जी मेरा जवाब तो फिम्बरी कर दो आप। और आरिश खान कह रहे कि दोस्त के साथ जाऊंगा, मैं भी फिम्बरी बोलूंगा। तो सही जवाब फिम्बरी है। जो फिंगर स्ट्रक्चर है वही तो उसे पकड़ती हैं, वही पकड़ती, वही तो उसे बाहर से रोकती हैं। मैंने कहा तो वो उसे होल्ड करेंगी और उसे एम्पुला में पहुंचाएंगे, तब जाके प्रोटेक्शन होगा। अब इसको हम हटाएं, आगे बात करें। और अभी अब जो कॉर्पस लूटियम बन गया, इसका क्या होगा। जो कॉर्पस लूटियम है इसका क्या होता है जान लें। देखिए कॉर्पस लूटियम, अभी आपने जाना है कि ओवरी हार्मोन बनाती है, मैंने नाम बताया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये तो आपको क्लियर हो गया कि एस्ट्रोजन हार्मोन तो थीका इंटरना बनाएगी, क्या बनाएगी, थीका इंटरना बनाएगी।
लेकिन जो कॉर्पस लूटियम बन गया है, अब जो कॉर्पस लूटियम है अब ये ग्रेफिन फॉलिकल नहीं है। ग्रेफिन तब तक था जब तक ओवुलेशन नहीं होता। ओवुलेशन के बाद जो रप्चर्ड टूटा हुआ ग्रेफिन फॉलिकल है वो एक येलो मास में पीले रंग के एक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम ओवरी में प्रेजेंट एक टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड है। दिव्यांश मिश्रा कह रही मैं टाइम पे थी लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं हुई, इसलिए हम कैसे मान लें टाइम पे थी? हम तो गुड मॉर्निंग देख के मानते हैं। चलिए खैर हम मान लिया कि आप टाइम पे थी। अब तो आपको क्या क्लियर हुआ कि कॉर्पस लूटियम, दीपिका सिंह ध्यान दें, कॉर्पस लूटियम क्या करता है? कॉर्पस लूटियम एक टेम्पोरल एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो जब कॉर्पस लूटियम बन जाएगा तभी जाकर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेगा। और जो कॉर्पस लूटियम बना है ये भी मैंने कहा टेम्पोरेरी है, इसकी लाइफ 10-12-14 दिन की है, 10 से 12 हो सकता है, लेकिन जो हमने ज्यादातर अच्छी बुक में पढ़ा है वो 12 से 14 दिन का इसका टाइम होता है। यानी कॉर्पस लूटियम ओवरी में 12 से 14 दिन तक प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होता है? जो कॉर्पस लूटियम है 10 से 12 दिन के बाद या 12 से 14 दिन के बाद जो इसका येलो कलर है ये एक व्हाइट मास, सफेद कलर के मास में बदल जाता है जो काम का नहीं है, कूड़ा कबाड़ा है। आप इसको ऐसे समझो कि जब आप घर में मौसमी लाते हो तो उनका छिलका निकालते हो, फिर उसका जो फ्लैश वाला पार्ट में जूस निकालते हो और जूस निकालने के बाद जो व्हाइट सा बचता है बिल्कुल सूखा हुआ, हालांकि दिव्यांश मिश्रा तो उसे भी लपेट लेती है कि इसमें कुछ ना कुछ होता है, मैं क्यों छोड़ूं इसको, मेरा पैसा गया हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग उसको फेंक देते हैं। एक्चुअली जब तक वो येलो कलर का था ये काम का था, काम आ रहा था। और काम क्या कर रहा था? हार्मोन बना था। और जब ये 12 से 14 दिन बाद व्हाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है क्या? इसका नाम हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। तो पहले जो ग्रेफिन फॉलिकल था वो कहलाएगा बाद में कॉर्पस लूटियम, और जो कॉर्पस लूटियम था वो आगे चल कहलाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस। और फिर धीरे धीरे जो कॉर्पस एल्बिकेंस है हमारी मैक्रोफेज सेल उसे डीजेनरेट कर देती है और उसके डीजेनरेशन खत्म होने में लगभग 1 महीना लग जाता है। इतनी सारी बात आज हम पढ़ रहे, एक के बाद एक बात चलते जा रही है, इस पे ये, इसमें ये, उसमें वो। कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है लेकिन कितना परफेक्ट है। ये देखिए नेचर कितना परफेक्ट सब किया है। ये सब सिस्टम अपने आप चलता रहता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, एक के बाद एक चलता रहता है। हमें तो फिर पढ़ना होता है और नेचर ने कितनी मेहनत से सिस्टम डेवलप किया है। तो भगवान ही थैंक्स के पास तो बनते ही बनते हैं। हालांकि हमारे थैंक्स से कोई बड़ी वो नहीं हो सकती क्योंकि वो तो इतना हमारे लिए काम कर रहे हैं कि थैंक्स वर्ड कहीं स्टे नहीं ठहरेगा। तो अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना था, मुझे क्लियर हो जाए कि आपको पकड़ में आया है। जब प्राइमरी प्रोटीन बनता है तो उसमें एग डेवलपमेंट कौन सी स्टेज होती है? तो प्राइमरी oocyte होती है। सेकेंडरी फॉलिकल में कौन सी स्टेज होती है? प्राइमरी oocyte होती है। टर्शियरी फॉलिकल में कौन सी स्टेज होती है? सेकेंडरी oocyte होती है। फर्स्ट पोलर बॉडी कहां प्रेजेंट होगी, कहां बनेगी? जब सेकेंडरी से टर्शियरी कन्वर्जन होगा। और जो कोर्नेडिटा है वो ग्रेफिन फॉलिकल में प्रेजेंट होगा और उसके बाद फिर जब ओवुलेशन हो जाएगा तो ग्रेफिन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस लूटियम में। और कॉर्पस लूटियम परमानेंट है, टेम्पोरेरी है? टेम्पोरेरी है क्योंकि 12 से 14 दिन के लिए ही सर्वाइव करता है। और हार्मोन बनाता है कौन सा? हार्मोन बनाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये। और फिर कॉर्पस लूटियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फाइनली कॉर्पस एल्बिकेंस, एक व्हाइट मास में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। और उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो बिल्कुल मौसमी जूस निकालने के बाद जो कूड़ा कबाड़ा बचा वो है, इसको फेंक नहीं पड़ेगा और हमारी ओवरी से फेंक नहीं पाएंगे, लेकिन
वो उसको क्या करेंगी, वो उसको डीजनरेट कर देंगी और कॉर्पस एल्बिकेंस की स्पेलिंग ये होती है, कॉर्पस एल्बिकेंस। ये किससे बनेगा, ये किससे बनेगा, ये बनेगा कॉर्पस लुटियम से। कॉर्पस लुटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस। ये सब चीजें हमने जान ली और अब हम इस टॉपिक को बंद करें, अगला टॉपिक शुरू करते हैं जो और भी इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आई होप ये क्लियर हो गया और फिर भी अगर इनको बहुत कोई कंसेप्ट छूट गया तो आप क्लास के बाद क्लास लेके इसे दोबारा से अपने आप को क्लियर कर लेंगे और फिर भी नहीं होता तो हम आपके साथ हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं और वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट लेसन कोई बात इसकी आई हुई है, फर्स्ट लेसन में हमने कहा था कि जो प्राइमरी फीमेल है उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें साइकिल चेंज होती हैं और उसी को हमने कहा था, क्या उसी को हमने कहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हमारा टॉपिक होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब देखिए मैंने दिव्यांशी का वही एक पुराना कंसेप्ट है कि कल करेंगे, लेकिन शुरुआत में अभी करूंगा और पूरा कल ही हो पाएगा, लेकिन बेसिक जो है वो हमें बताने हैं। तो इसलिए भी आप हाँ ना करें, फिजिक्स क्लास आपकी हो चुकी है इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप तो घर पे बैठ के साइड में कप भी रखा हुआ है, नमकीन रखी हुई है, बिस्किट रखी हुई है और फिर भी कह रहे हो कि कल करेंगे। अब ऐसा नहीं सुना जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्राइमेट्स हैं जिसमें ह्यूमन भी आता है, मंकी भी आता है, चिंपैंजी भी आता है, गोरिल्ला आता है, गिब्बन आता है, इन सब की फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें साइक्लिक चेंज होती है। साइक्लिक एक के बाद चेंज होती है, उन साइक्लिक चेंज को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्राइमेट फीमेल हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होने वाली साइक्लिक चेंज है, होने वाली साइक्लिक चेंज है, ठीक है। अब इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बोलते हैं? मेंस माने मंथ। अगर हम बात लैटिन में तो मेंस का मतलब मंथ होता है और साइकिल माने साइकिल होता है। क्योंकि ये साइकिल लगभग 1 महीने रिपीट होता है तो इसलिए हम नाम दें मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दिस साइकिल कंप्लीट्स अबाउट ए मंथ। लेकिन मैं बताऊंगा एग्जैक्ट टाइम, स्टैंडर्ड टाइम पीरियड क्या हो उसकी बात हम करेंगे। फिलहाल तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चेंज होने का प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ह्यूमन फीमेल में होता है और बाकी प्राइमेट फीमेल में भी होता है। अगर आपको याद आ रहा हो नॉन प्राइमेट्स में इस साइकिल की जगह कौन सा साइकिल होता है, आपको याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है कि इन प्लेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन, और ध्रुव ने बहुत तेज जवाब हमें दे दिया है और उसके बाद सिमरन ने भी जवाब दिया है, अर्शिया शर्मा ने जवाब दिया है, कई तो जवाब दे रही हैं और जवाब आने लाइन लगती जा रही है। तो सही जवाब है ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल आयुषी ने लिखा है ओएस्ट्रस साइकिल, दीपिका ने ओएस्ट्रस साइकिल। तो अब मैं मान लिया कि आप सबको बिल्कुल एकदम याद था और किसी में कंफ्यूजन नहीं है। तो ओएस्ट्रस साइकिल होता है और जब ये साइकिल शुरू होता है तो दिस साइकिल स्टार्ट, ये साइकिल स्टार्ट होता है कहां से? दिस साइकिल स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी। याद रखिए प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी से। और मैं आपको बता चुका कि प्यूबर्टी क्या है, द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। जिस एज पर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी जो है बेस्ड ऑन सेक्स हार्मोन, बेस्ड ऑन सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन पर बेस्ड होती है प्यूबर्टी। और
मेल में जो प्यूबर्टी का टाइम है, मेल में जो टाइम प्यूबर्टी का है वो मेल में 13 से 15 साल, जब बच्चा 13-15 साल का होता है तो उस टाइम उसमें प्यूबर्टी स्टेज अपीयर होती है, यानी वो सेक्स मैच्योर होता है। और गर्ल्स में हम बात करें गर्ल्स की तो वो 11 से 13 साल होती है। और मैंने एक दिन पहले बताया था आपको कि ये पूरा जो, हाँ अब ध्रुव जैन कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी फॉलिकल बनने की शुरुआत, बिल्कुल सही ध्रुव जैन, आपने सही पकड़ा है। जो सेकेंडरी फॉलिकल बनने की शुरुआत है वो प्यूबर्टी से ही होगी। प्राइमरी फॉलिकल बनते चले जाएंगे, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी कन्वर्जन तभी होगा जब प्यूबर्टी अपीयर हो जाएगी और हार्मोन डिसाइड करेंगे। और दीज हार्मोन मेक सो मेनी चेंजेस जिनको हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम इसकी बात करें। तो प्यूबर्टी से स्टार्ट होगी। अब द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब इसका पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कभी कभी होगी किसी स्टेज पर जाकर, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनाज। तो फर्स्ट जो साइकिल होगा उसको बोलते हैं मीनाज। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, जो लास्ट होगा, सिमरन ने हमें लिख दिया है और हम भी लिखने वाले थे, वो होगा मेनोपॉज। ये फर्स्ट है और ये लास्ट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, तो यहां से पहला होगा और यहां पर खत्म हो जाएगा। और जो मेनोपॉज की एज है वो इंडिया में 45 तो 50 ईयर्स के बीच में आती है। अब इस स्टेज पर आकर जो प्राइमरी फॉलिकल है उनसे सेकेंडरी फॉलिकल बनना बंद हो जाएगा, एग का डेवलपमेंट रुक जाएगा और अब आगे जो फर्टिलिटी है वो नहीं होगी। देयर विल बी नो फर्टिलिटी। उसके बाद फीमेल की जो बॉडी है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट अवेलेबल ही नहीं होने का, एग अवेलेबल नहीं होने का। अब ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है वो यहां से टाइम पीरियड जो है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ। और इसी लाइफ में क्या पॉसिबल है? इसी लाइफ में जो बर्थ है वो पॉसिबल है। हालांकि कई बार ऐसे हमें एग्जाम्पल मिल जाते हैं चटपटे हिंदुस्तान में, भाई साहब वो होने वाली जो आंटी है ना, उनकी दादी हैं 70 साल की हैं और उनके यहाँ पर खुशियों की संभावना हो गई, तो वो कुछ चटपटे मसाले होते हैं। लेकिन हाँ, हमने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें मेडिकल असिस्टेंस के साथ उनको किसी कारण से, वो क्या कारण हो सकते हैं वो हम डिस्कस नहीं कर सकते, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि कितने साल की रिप्रोडक्टिव लाइफ जनरली होती है? जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है फीमेल की कितने साल की होती है? भाई आप ये मान लो कि वो 11 तरह से स्टार्ट, हम 12 मान के 12 से लेकर और हम ये मान लें 47, ताकि एक रफ आइडिया आ जाए। क्योंकि मैंने 45 से 47 बोला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 35 ईयर्स, लगभग 35 ईयर्स एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है। तो दीपिका इसमें मुझसे ही बोल रही है, अप्रोक्स 33 बोल सकते हैं, मैंने 33 बोला, 35 उसकी एक रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है। और यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन, आरिश खान ध्यान से सुन लें, बनने जा रहे हैं। आप मुझे बताओ कि 60,000 से 80,000 ऊगोनिया हैं इस पीरियड में एक फीमेल कितने ऊगोनिया को मैच्योर करती है? कितने ऊगोनिया मैच्योर कर सकती है, करती है? तो देखिए, मैंने बताया कि हर महीने एक एग मैच्योर होता है, हर महीने। तो हमने 33 मान लिया, 33 ईयर्स मान लिया, और एक साल में 12 होंगे तो कितने हो जाएंगे? तो मैथ बायो थोड़ा गड़बड़ होता है, मैं बायो का हूं तो आप पता ही है। तो
और ये हो गया लगभग 396 और 35 मान लो तो 24 4 4 तो 20 हो जाएंगे। एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ में लगभग 400 से लेकर 420 के आसपास तक एग को मैच्योर करती है और बाकी ग्रेफिन फॉलिकल जो रह गए, सॉरी बाकी को वो है oocyte या बाकी जो ओगोनिया है वो ऐसे ही रह जाते हैं और आगे उनका फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो देखिए कितना है रिप्रोडक्टिव लाइफ है। और मैंने हर आपको समझाया है कि एक ओवरी में 2 महीने लगते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जवाब फटाफट देंगे क्योंकि क्लास टाइम लगभग क्लोज होता जा रहा है। अगर किसी फीमेल को एक ही ओवरी हो तो वो 35 इयर्स में कितने ओवा प्रोड्यूस करेगी? 35 इयर्स में जवाब देना है आपको, कैलकुलेशन करनी है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। तो आपका जवाब क्या होगा? और आर्षा शर्मा ने लिखा है 210, सिमरन ने लिखा 6, आयुषी, तो लगभग आपको समझ में आ गया कि यानी अगर हम बात करें दोनों ओवरी हैं तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि तब वो एक साल में 12 एग डेवलप करेंगे। अगर एक और 6 से करेंगे तो लगभग 200 के आसपास नंबर होगा। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और ये मुश्किल तब लगता है जब हमें पता नहीं होता। जब इस लेसन के बाद मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस को करूंगा तो ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो पता होने के बावजूद भी आपका आंसर गलत आएंगे। समझे बात को? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और वो सोचवाने के लिए तो हमें ये समझाना है। तो ये हमने स्टार्ट किया मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसकी कौन कौन सी फेज हैं, कौन कौन से हार्मोन हैं, कौन कौन डिस्कस करेंगे कल और आज यही तक रखें क्लास। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ढंग में रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो उसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपसे विदा रहते हैं। थैंक्स फॉर द डे और सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम चैनल।